जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 30 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास आपके लिए हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक के कोर्सेस। यहां पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है, और हर साल हमारे कोर्सेज अपडेट होते हैं लेटेस्ट मटेरियल के साथ। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, लेटेस्ट कोर्स जो है वो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करो और मन लगाकर तैयारी करो। सब कुछ यहां पर आपको एक ही जगह पर पूरा मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताना आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। और इवन अगर आप यहां पर कांटेक्ट करके बताते हैं कि आप जो है वो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल जाए। और हमारी एप्लीकेशन भी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, तो उसको भी आप डाउनलोड करिए। ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग गाइस कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें। टॉपिक को जो भी मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और जो चीज बोलूंगा नोट डाउन करने के लिए वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का एक स्टूडेंट जो है बॉबी यादव, उनका एक कमेंट जो है वो आया था कि सर डिसिप्लिन मेरा मेंटेन नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? तो देखो, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है कि आपका मन नहीं लग रहा। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम मन नहीं लग रहा। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझो आप। मन क्यों नहीं लग रहा? आप पढ़ने बैठते हो, आपके दिमाग में 50 डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट? खुद बता दो, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? 50 डिस्ट्रैक्शन होते हैं आपके दिमाग में। आप सोचते हो कि यार आप अपने चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, है ना? तभी डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, तभी मन नहीं लग रहा। आप क्या सोचते हो कि अरे यार ये वाले काम पहले कर लेते हैं, वो वाले काम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठकर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह उठते सही थी, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार मैं बताऊं, बेस्ट चीज आपको बताऊं क्या किया करो, हैबिट डाल लो। अब देखो, हर एक इंसान की हैबिट जो होती है वो अलग होती है। कुछ लोग रात में पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ने वाले होते हैं। पता है आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना जो रहता है कि जब इंसान सो के उठता है ना, तब वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप ट्राई करो कि सुबह 4 बजे 5 बजे सो के उठ जाओ, और 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक अपना 50% पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। यानी कि अपना जो टारगेट है 50% आपका सुबह 5 बजे उठोगे ना, 10 बजे तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है, इस समय लोग जो है वो अलग अलग काम करते रहते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स फीमेल जो है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि फीमेल जो है उनको ना चाहते हुए कई बार घर के काम करने रहते हो। ना चाहते वाली बात नहीं है, उनको करना अच्छा भी लगता है कि यार घर वर के जो है वो काम जो है वो निपटा लो। तो यू कैन डू वन थिंग कि आप जो है वो एक अपना टाइम शेड्यूल जो है वो चेंज कर सकते हो। 2 घंटे सुबह पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपने काम वाम कर लिए, फिर 2 घंटे पढ़ लिया। या आप बहुत सिंपल सी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, क्या करो आप। सबसे पहले तो आपको सिटिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। सिटिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप बहुत सिंपल सी प्रोसीजर अपनाओ। पोमोडोरो टेक्निक होती है एक, पोमोडोरो टेक्निक। 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो, फिर 20 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट रेस्ट लो, फिर 1 घंटे का रेस्ट ले लो। 2 साइकिल कंप्लीट करो एक बार में। सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, ध्यान लगाकर, बिल्कुल फोन साइलेंट करके हटा के सब चीजें। फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर 20 मिनट फिर से पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर 1 घंटे का रेस्ट ले लो, फिर से अगेन ये साइकिल रिपीट कर लो। इससे बताऊं क्या रहेगा? इससे आपका ब्रेन जो है वो मतलब बैठना शुरू करेगा पढ़ने के लिए। तो आप एकदम से 8 घंटे की टारगेट मत बनाओ, आप अपना टारगेट बनाओ कि यार मुझे तो सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, दैट्स इट। फिर 5 मिनट का ब्रेक लूंगा या लूंगी, फिर 20 मिनट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये टेक्निक फॉलो करो, और फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, है ना? और या तो हुआ तो पहले दिन आप बोलो कि बस मुझे 20 मिनट की 2 साइकिल करनी है। दूसरे दिन का टारगेट लो 20 मिनट की सिर्फ 3 साइकिल पूरे दिन में। फिर 1 हफ्ते तक 3 साइकिल चलाओ, 1.5 घंटे पढ़ रहे हो भाई। फिर आप फिर ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद जो है वो टारगेट सेट करो कि अब 4 साइकिल कवर करनी है। तो ऐसे करके देखना कि आप 5 से 6 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ना शुरू कर दोगे। स्टार्ट करो छोटी सी चीज से कि सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, या सिर्फ ये चीज कवर करनी है अच्छे से ध्यान लगा के, बस दैट्स इट। राइट? तो इस चीज पर फोकस करो। तो चलिए सेशन को जो है वो करेंगे हम लोग फाइनली स्टार्ट। तो हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो आइए गाइस, तो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, जो 2014 में लॉन्च हुई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम बन चुकी है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 2014 की ये स्कीम है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आप सोचो एक चीज के बारे में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना क्यों जरूरी है। सोचो, तो आंसर क्या दिमाग में आता है? यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझते हो ना आप, कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि वित्तीय समावेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फाइनेंस से जुड़े, मेन स्ट्रीम फाइनेंस, फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम से जुड़े। क्यों क्यों हम चाह रहे हैं कि सभी लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े? क्योंकि जब गरीब और वंचित वर्ग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी साहूकारों और इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पर कम हो जाती है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है जब आप बाहर से पैसा उठाते हो इनफॉर्मल सिस्टम के थ्रू। तो इसी एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कई केसेस में अगर वक्त पर पैसा ना चुकाया जाए तो फिर बदनामी, बेइज्जती, मारपीट, है ना, ऐसी चीजें भी होती हैं, यानी कि अनलॉफुल चीजें भी जो है वो हो जाती हैं। तो इनसे गरीब लोगों को, वंचित लोगों को बचाने के लिए, पिछड़े वर्ग लोगों को बचाने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई। मेनली ये चीज ध्यान में रखना आप। तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज दी जाए, पहला पॉइंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना, रुपे डेबिट कार्ड जो है वो देना। ये चाहो तो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो जो यहां पर लिखे हुए हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना, रुपे डेबिट कार्ड जो है वो देना, अकाउंट को इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम के साथ जो है वो जोड़ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको बता दें गाइस कि बताया ये जा रहा है कि 56 करोड़ 56.2 करोड़ अकाउंट जो है, या उससे ज्यादा आप कह सकते हो, 56 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं इतने सालों में। 2015 में ये सिर्फ 15 करोड़ का आंकड़ा था और अब ये 11 सालों में जो अचीवमेंट हासिल हुई है वो 56 करोड़ खाते खुल गए। 56% अकाउंट्स महिलाओं के नाम पर हैं। इससे हाउस होल्ड्स में, यानी कि घर में महिलाओं का सशक्तिकरण और डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़ता है। तो जेंडर इंक्लूजन भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा। 67% खाते गांव क्षेत्रों में या सेमी अर्बन एरियाज में हैं। लगभग 16 लाख से ज्यादा बैंक मित्र डोर स्टेप बैंकिंग करवा रहे हैं। तो ये बैंक मित्र भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लोगों के घर जाकर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछले 10 सालों में डिपॉजिट्स 12 गुना बढ़कर 2.68 लाख करोड़ हो चुका है। अब लोग सिर्फ अकाउंट खोल नहीं रहे बल्कि एक्टिवली सेविंग्स भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अपने आप में अच्छी बात है। समझ रहे हो? 38 करोड़ से ज्यादा रुपे डेबिट कार्ड, 38 करोड़ से ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रुपे डेबिट कार्ड जो है वो इशू किए गए, जारी किए गए, और यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया गया। यस, तो ये चीज। तो क्या आप बता सकते हो कि जनधन आधार मोबाइल का मुख्य फायदा किस फील्ड में हुआ? जनधन आधार और मोबाइल, यानी कि आपने बैंक अकाउंट को अपने आधार और मोबाइल के साथ जो है वो लिंक किया हुआ है, तीनों आपस में इंटर लिंक्ड है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसका फायदा सबसे ज्यादा जो है वो किस फील्ड में हुआ? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फील्ड में, जिससे लीकेज और करप्शन जो है वो कम हुआ। ये चीज आपकी तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। अब जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका क्या इंपैक्ट मिला? एलपीजी सब्सिडीज, पेंशन, कोविड-19 की राहत सीधे अकाउंट में पहुंची लोगों के। डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के समय पर जनधन अकाउंट तेजी से कैश ट्रांसफर का माध्यम बने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी स्कीम से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिली। आज 99.9% गांव जो है उसमें 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इंकरेज करती है कि लोग जो है वो सेविंग्स करें और लोगों को लोन्स वगैरह जो है वो मिल सके, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लोन्स ले सकें लोग। बट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? आज की डेट में कई अकाउंट्स अभी भी इनएक्टिव हैं, डोरमेंट अकाउंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस अभी भी सभी तक नहीं पहुंचता। अभी भी लोग जो है वो साहूकारों से या अपने आसपास के लोगों से जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं।
स्मार्टफोन और डिजिटल लिटरेसी की कमी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आज भी लोगों को करना नहीं आते। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, लोग इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स के बारे में अवेयर ही नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर ओवर डिपेंडेंस, अकाउंट सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए नहीं कि सिर्फ सब्सिडी मिल जाए उसके लिए अकाउंट रख रहे हैं लोग। एक्टिव ही नहीं है, अकाउंट खोल लिया बट उस पर काम नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो हम करें क्या? तो जो ऐसा खाता है जो कि बहुत लंबे समय से जो है वो बंद पड़ा है, उसको एक्टिव करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाए, इंसेंटिव्स जारी किए जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स को माइक्रो क्रेडिट और स्मॉल लोन प्रोडक्ट से लिंक करके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए कि जिनके पास के थ्रू अकाउंट खुला है वो इस पर लोन जो है वो ले सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर कैंपेन्स हम शुरू करें, लोकल लैंग्वेजेस में अवेयरनेस क्रिएट करें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, वॉइस बेस्ड एआई ड्रिवन बैंकिंग सर्विसेज जो है वो लो लिटरेसी पॉपुलेशंस के लिए लेकर आए, जिससे कि लोग जो है वो इसका अच्छे से फायदा उठा सकें। इंश्योरेंस और पेंशन की कवरेज को बढ़ाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना जरूरी है। जनधन बैलेंस को स्मॉल सेविंग स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स के साथ जो है वो जोड़ दिया जाए, तो उससे भी और ज्यादा फायदे जो है वो देखने को मिले। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पिछले एक दशक में फाइनेंशियल स्कीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन चुनौतियां भी हैं। डिजिटल डिवाइड चुनौती देखी आपने, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी जो है वो देखी, इसको एड्रेस करना जरूरी है। लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि सेविंग्स करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बैंक में पैसा रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बट अगर लोग बैंक में पैसा रखेंगे तब हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी। क्या मुझे बता सकते हो कैसे? लोगों का बैंक में पैसा रखना का किस तरीके से रिलेशन है हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिखकर बताओ, किसको इसका आंसर पता है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया की पहली नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। लिख लेना, हमारी इंडिया की पहली नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगस्त 2025 में अभी लॉन्च किया गया, और ये बायो E3 पॉलिसी के अंडर, ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर बायो E3 पॉलिसी, इंडिया की पहली नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। तो गाइज ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म 6 इंस्टीट्यूशन का है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करना और अच्छे सोल्यूशंस जो है वो लेकर आना। इंडिया में बायो इकोनॉमी गाइज 2014 में सिर्फ $10 बिलियन थी, जो 2024 में $165.7 बिलियन तक पहुंच गई है। तो जो $10 बिलियन से $165.7 बिलियन, अब टारगेट रखा गया है $300 बिलियन 2030 तक अचीव करना है। लिख लो भैया, $300 बिलियन 2030 तक जो है वो अचीव करना है। किस चीज में? बायो इकोनॉमी का टारगेट। इंडिया का बायो इकोनॉमी का टारगेट है $300 बिलियन अचीव करना 2030। सवाल ये उठता है कि बायो इकोनॉमी एक्चुअली है, आपको पता होना जरूरी है, तो आगे समझना है क्या? तो इकोनॉमी है कि अर्थव्यवस्था जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन पर आधारित हो। सिंपल शब्दों में आपको जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उनसे जो कमाई हो रही है हमारी, उसको कहते हैं बायो। तो अभी ये जो इंडिया का पहला नेशनल बायो नेटवर्क जो हमने तैयार किया नेशनल लेवल पर एक कोलैबोरेटिव रिसर्च करेगी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, सिंथेटिक बायोलॉजी, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और बायोटेक इनोवेशंस को स्केल अप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। इसको 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी लिख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में ही बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना और इंडिया को सस्टेनेबल बायोटेक सॉल्यूशन में ग्लोबल लीडर बनाना, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, डीबीटी लेड ट्रेनिंग से, है ना। अब देखो सिंपल सी चीज मैं आपको समझाऊं, ये है क्या एक्चुअली? मतलब जो हमें देखने को मिलता है कि जो भी टेक्नोलॉजी बायोलॉजिक्स से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक जिसको हम लोग बोलते हैं ना,
तो उस पर जो है वो काम किया जाए। जैसे अगर मैं आपके सामने जो है वो एग्जांपल दूं कि जैसे जो इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो एग्रीकल्चर की रिसर्च पर जो है वो काम करती है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी है। यस भाई, उस पर जो है वो हम लोग को काम करना है ना। हम आज की डेट में जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स पर टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक बायोटेक्नोलॉजी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो है हम लोग इस पर काम करें। अच्छा चलो, जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिथीन को रिप्लेस करना है ना, तो हम कोई एक बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो जनरेट करें एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एनवायरमेंट को नुकसान ना दे। ये क्या होगा? बायो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब समझ में आ गई आपको? अब क्लियर हो गई होगी पिक्चर, है ना। अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो बताया क्या जा रहा है, हमने क्या किया, एक नेटवर्क जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, जो बेसिकली इन्हीं बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमी की ग्रोथ करने पर काम करेगा, जिसका टारगेट है $300 बिलियन 2030 तक अचीव करना। बस 6 इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और मार्केट के अंदर जो है वो उस चीज को पहुंचाएंगे, बायो प्रोडक्ट्स को, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे और इससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी। अब समझ में आ गई आपको पूरी चीज? अब फीचर सुन लो इसके, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 6 इंस्टीट्यूशन को जोड़कर एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजाइन करेंगे, प्रोटोटाइपिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और फिर उसका सक्सेसफुल होने के बाद उसको स्केल अप करेंगे। बस सिंथेटिक बायोलॉजी, जीनोम एडिटिंग, जो मैंने भी आपको बताया, ग्रीन बायोटेक, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इन सब एरियाज पर काम किया जाएगा। बायो E3 चैलेंज के साथ इसको लिंक किया गया। 25 लाख तक की फंडिंग जो है वो इनोवेटर्स को दी जाएगी। इंटरनेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर ही नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं, वैसे ही फॉरेन का भी नेटवर्क होता है, तो उसके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। वेस्ट को कम करने पर हमारा मेन फोकस है, बायो बेस्ड इकोनॉमी बनाने के ऊपर फोकस है, क्लाइमेट रेजिलियंट के ऊपर हमारा फोकस है। समझे आप? तो इन सब एरियाज पर हम जो है वो काम करेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इस पर फोकस किया जाएगा, वहां के रिसर्चर्स को जो है बुलाया जाएगा। ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इसकी थीम लिख लो भैया, बायो E3 चैलेंज फॉर यूथ की थीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन माइक्रोब्स, मॉलिक्यूल्स एंड मोर। 30 से 12वीं क्लास के स्टूडेंट जो है वो इसमें एलिजिबल होते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स इसमें एलिजिबल होते हैं इस चैलेंज में। मंथली टॉप 10 विनर्स को जो है वो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और 100 इनोवेटर्स को मिल सकते हैं फंडिंग 25 लाख रुपए तक इस चैलेंज के लिए। नेक्स्ट तो एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट का इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ को रहो प्रमोट किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ जो है वो हो सके। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा। अब यार ये GST 2.0 के बारे में तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, टॉपिक फिर से रिपीट हो गया। GST 2.0 मैंने आपको बताया था ना कि नया प्रकार का GST का टारगेट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें से दो ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि GST स्लैब होंगे। कौन से दो GST स्लैब होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। GST 2.0 के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करने पर टारगेट करेगी और दिवाली से 2025 से इसको लागू कर देगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं भाई, एक और चीज अब सामने आ गई है। जैसे मैंने आपको एक बार पूछा था GST के अंदर टोटल 5 होता है, तो वैसे तो टोटल 5 होते हैं, बट और टेक्निकल चीज में अगर हम चले तो शुरुआत में उन्होंने 7 स्लैब रखे थे, वो भी आपको समझना जरूरी है। शुरुआत में इसमें 7 स्लैब थे, ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। 0.25%, 3%, 5%, 2%, 18%, 28% और 6। कंपनसेशन लॉ भी हम लोग को देखने को मिला 5 साल का। इसका मतलब सिंपल सा ये था कि जो भी राज्यों को GST के लागू होने के बाद नुकसान होगा, उसकी भरपाई करेगा केंद्र, सिंपल शब्दों में। और 14% की ग्रोथ, एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अश्योर करेगी। हर एक स्टेट जो है वो GST के आने के बाद 14% की ग्रोथ करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर सेंटर जो है वो उस पर मुआवजा जो है वो देगी। अच्छा, GST को वन नेशन वन टैक्स क्यों कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछ लिया जाए कि आप बताओ जरा इसको, कि क्या आंसर लिखोगे आप इसका? 3-4 लाइन में बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, GST को वन नेशन वन टैक्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, आप GST के बारे में तो आपको पता ही है ना, ये 2017 में लागू हुई थी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना। तो ये तो पता होना ही चाहिए आपको। डेजिग्नेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है ये, जिसने एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इनको जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो ये पता ही होगा ये वाली चीज आपको।
इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूअल जीएसटी, ड्यूअल स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलता है। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी होता है इसमें, है ना, आईजीएसटी भी होता है। आर्टिकल 279 ए और जीएसटी काउंसिल में इसका जिक्र हम लोग को देखने को मिलता है, या जितने भी डिसीजन जो है वो जीएसटी काउंसिल जो है वो लेती है आर्टिकल 279 ए के तहत। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हम लोग को देखने को मिलता है, सहकारी सहकारी संघवाद, तो इसका जो है ये प्रतीक भी हम लोग को नजर आता है। ठीक है, तो इस सब की जरूरत नहीं। जीएसटी 2.0 5% और 18% का ही दो स्लैब इन्होंने रखा है। जितने भी स्लैब से उसको हटा दिया, अब कहा है कि दो ही स्लैब सिर्फ होंगे, 5% 18%। तो ये वाली चीज पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। बट हाँ, एक और इसका स्लैब है 40% का। 40% में किन चीजों को रखा जाएगा, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो आप। ठीक है, प्री फाइल जीएसटी रिटर्न्स तैयार जो है वो किए जाएंगे, एरर इसमें कम होंगे। ऑटोमेटेड रिफंड भी लाया जा रहा है। बस जीएसटी के अचीवमेंट्स वगैरह जो है उन्होंने दी हुई है, तो वो आपके लिए उतना कुछ खास। जीएसटी का पूरा टॉपिक, चैलेंजेस जीएसटी के अंदर ये कि काफी सारे स्लैब्स के कारण कंफ्यूजन होता था, तो अब ये सिर्फ दो ही स्लैब्स पर टारगेट जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के रिटर्न फाइल करने में एमएसएमई को दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने प्री फिल्ड रिटर्न फॉर्म जो है वो चालू कर दिया, जो कि अच्छा रिफॉर्म लगा मुझे। ठीक है, मैंने आपको बताया लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स होते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सब, तो ये 40% के टैक्स में है। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो उसको डीमेरिट गुड्स जो है वो कह दिया गया, तो ये चीजें महंगी होंगी, लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे, तंबाकू के आइटम्स महंगे होंगे, है ना, क्योंकि इसको 40% के स्लैब में रख दिया इन्होंने। ठीक है, सस्ते कौन से प्रोडक्ट होंगे पता है आपको। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम सस्ते हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो जाएंगे दिवाली के बाद। इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंसेस, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट, ये सब सस्ते हो जाएंगे। एफएमसीजी के छोटे पैकेट 10 रुपए तक के सस्ते हो जाएंगे। 10 रुपए तक की क्रीम पाउडर ये सब होती है ना, वो सस्ती हो जाएंगी। छोटी कारें, पेट्रोल 1200 सीसी तक की पेट्रोल कार और डीजल 1500 सीसी तक की, वो सस्ती हो जाएंगी। टूथपेस्ट, अम्ब्रेला, कुकर, सिलाई की मशीन, साइकिल्स, ये सब सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जीएसटी ने, है ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही तो है ये। दो ही स्लैब, 5% 18%, लगभग 90% आइटम जो है वो 28% के स्लैब से 18% पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 99% जो है वो 12% के स्लैब से 5% शिफ्ट हो जाएंगे, और नया 40% का स्लैब रखा है। इससे काफी फायदा मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलो, ये रिफॉर्म अच्छा है। रिटर्न फाइल करने वाली जो चीज थी उस पर भी क्लैरिटी अब आ गई है कि प्री फिल्ड रिटर्न वाला फॉर्म होगा। आपको सभी पता है कि पेट्रोलियम जो है और एल्कोहल है, ये जीएसटी में नहीं है, तो ये किस चीज में आती है, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोयले का डबल बर्डन, जो भी एक रीसेंट रिपोर्ट हुई थी, रेगुलेटिंग कोल ऑपरेशंस, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ एनजीटी, में हाईलाइट की गई। एक नई रिपोर्ट या तो नई स्टडी सामने आ रही है। आपको बता दूं, आज भी कोयले की बात करें तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का कोयला आज भी बैकबोन है। कोयला जलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। 2031 भी लगभग 50% रहने की संभावना है, इसीलिए तो हमने अपने टारगेट को 2070 रखा है। टारगेट 2070 का है, 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है। 350 बिलियन टन हमारे पास रिजर्व है। इंपोर्टेड ऑयल या गैस की डिपेंडेंसी को जो कम करेगा। कोल पता है आपको, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, रेलवे, इन सब इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। मिलियन ऑफ वर्कर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल की लाइवलीहुड कोल माइनिंग से जुड़ी होती है। तो कोयला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। और अगर अचानक कोयले से बाहर निकाला जाए तो कौन सी दो बड़ी समस्याएं सामने आएंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और दूसरा एनर्जी शॉर्टेज। अगर हम बोल देंगे भाई कल से कोयला यूज नहीं करेंगे, तो अचानक से घंटों घंटों तक बिजलियां जो है वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि सप्लाई नहीं रहेगा, पावर ही रिजर्व ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे काम बनेगा। इससे धीरे धीरे करके हम चीजों को फेज आउट करेंगे। हालांकि एनवायरमेंट को नुकसान बहुत पहुंच रहा है,
पार्टिकुलेट मैटर 10 का लेवल जो है वो 5 गुना ज्यादा परमिसिबल लिमिट से जो है वो जा चुका है। पानी गंदा होता जा रहा है, फ्लाई ऐश जो होती है उसको डिस्पोज किया जाता है, बट वो भी अगेन पता है आपको फ्लाई ऐश के अंदर वो भी होते हैं, क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होता है ना, वैसे फ्लाई ऐश में भी रेडिएशन होते हैं। ऐसी भी कुछ स्टडीज आई थी तो हमने पहले क्लासेस में कवर भी किया था कुछ रिपोर्ट्स में। सिलिकोसिस, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, कैडमियम लेड जैसे हेवी मेटल्स, कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, पब्लिक हेल्थ बड़ी खतरे में है। कंटामिनेटेड फिश जो होती है, जहरीली मछलियां वगैरह, क्योंकि टॉक्सिन उठाकर मछली के अंदर जहर आ गया, मछली मर गई, और वही मछलियां लोगों के पेट तक भी पहुंच रही है। तो वो जहर जो है वो बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू जो है वो अपर फूड चेन पे जो है वो पहुंच रहा है। एनवायरमेंट में पड़ते हो आप, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री प्रभावित है। हेल्थ खर्च और इनकम लॉस भी हम लोग को देखने को हो रहा है, जिसके कारण लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इशू क्या है भाई? इशू सबसे बड़ा तो इशू यही है कि कई पावर प्लांट ने एमिशन डेटा मैनिपुलेट किया, कानून तो हमने बना दिया बट उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण काफी सारी इंडस्ट्रीज वाले जो है वो लूप होल्स के थ्रू जो है वो बहुत लाभ उठा रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट की कंसेंट प्रोसेस में ट्राइबल कम्युनिटीज को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कंपनसेशन पर्याप्त नहीं होता। एग्जाम्पल ले लो आप, 128.56 करोड़ रुपए जो है वो देने थे, बट एनजीटी ने सिर्फ 20 करोड़ में मामला जो है वो सेटल करवा दिया। अफेक्टेड कम्युनिटीज जो है वो रेयरली डिसीजन मेकिंग में शामिल की जाती हैं। एक चीज लिखना आप, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में पढ़ना आज। हालांकि ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, एनजीडी का एक प्रिंसिपल होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, तो आज इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। कोल इंडिया की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। तो इसका डबल बर्डन एनवायरमेंट और हेल्थ पर भी भारी लगता है, तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, सस्टेनेबल अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, सभी चीज को ध्यान में रखते हुए, तब जाके चीजें थोड़ी ठीक हो पाएंगी। अब देखो, हिडन कॉस्ट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, आईएएस तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बोलो, आईएएस मत बोलो भाई इसको। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का मतलब कि ऐसी प्रजातियां होती हैं वो आक्रामक होती हैं, यानी कि जैसे एक क्रॉप है राइट, उसके बगल में जंगली क्रॉप उग जाएगा और वो जंगली क्रॉप जो है वो ओरिजिनल हेल्दी क्रॉप को जो खत्म कर देगा। तो हाल ही में नेचर इकोलॉजी और इवोल्यूशन में एक स्टडी के अनुसार बताया जा रहा है कि 1960 से लेकर अब तक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट 2.2 ट्रिलियन कॉस्ट से ज्यादा हो गई है। मतलब कि ये नुकसान हो रहा है, 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के कारण हो रहा है, इस आक्रामक प्रजाति के कारण। इंडिया को सबसे बड़ी रिपोर्टिंग डिस्क्रिपेंसी वाला देश जो है वो पाया गया। यहां मैनेजमेंट कॉस्ट की अंडर रिपोर्टिंग 1.16 बिलियन % से भी ज्यादा बताई जो है वो जा रही है। मतलब कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सही तरीके से आप रिपोर्ट नहीं बना रहे हो। मतलब वही सेम चीज जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि नुकसान जो है वो हुआ 1000 करोड़ का, तो आपने लिख दिया 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब वही अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो, गलत आंकड़े जो है वो दे रहे हो। तो ऐसा इंडिया को कहा गया है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजी जो है वो उसकी सख्त आवश्यकता है। तो अब देखो, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का मतलब आपको ऑलरेडी पता लगी गया, मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है। नेटिव स्पीसीज होती हैं जो रिसोर्सेज के लिए जो है वो सही नहीं होती हैं, बहुत तेजी से फैलती हैं। जंगली फसलें होती हैं ये सब, है ना, जो एक्चुअली में ओरिजिनल फसल को जो है वो पूरी खराब कर देती है। अनकंट्रोल ग्रोथ होती है इसकी, मिट्टी तक को खराब कर देती है, मिट्टी की केमिस्ट्री बदल देती है, वाटर सिस्टम डिस्टर्ब कर देती है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाती है इन प्रजातियों के कारण। तो इससे ग्लोबली बहुत नुकसान हो रहा है। बस यही चीज इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बताई गई है। इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया भर में क्या इंपैक्ट जो है वो हो रहा है इस चीज का, तो प्लांट्स का नुकसान जो है वो का सबसे बड़ा 1960 से लेकर 2022 के बीच में $926 बिलियन का नुकसान रिकॉर्ड हुआ।
आर्थ्रोपॉड्स $830 बिलियन, मैमल्स $263 बिलियन का नुकसान हुआ। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का तो नुकसान होता ही है, इकोलॉजिकल डैमेज तो होता ही है इन सब चीजों के कारण। फ्रेश वाटर सिस्टम भी इम्बैलेंस हो जाता है ना। इंडिया के केस की बात करें तो लेंटाना, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, परथेनियम जैसी इन्वेजिव वीड्स जंगलों और ग्रेजिंग लैंड्स को खराब कर रही है। ये लिख सकते हो आप, इनके नाम जो है वो लिख लो आप। पहली चीज तो जो है वो ये लिख लो आप, ये वाला पॉइंट, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो ये वीड्स होती हैं, है ना, इनके कारण जो है वो खराब हो रही है। ये वीड का नाम है लेंटाना, पार्थीनियम, पार्थीनियम, ये नाम लिख लो, लेंटाना, पार्थीनियम और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और ये तो है ही भाई, जिसके बारे में आप जानती होंगे, हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी बोलते हैं क्या इसको, ऐसे कुछ नाम है इसका हिंदी में। यहाँ पे तो हाइसिंथ ही लिखा है इन लोगों ने हिंदी में भी। ठीक है, क्या आप दो इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीसीज के नाम बता सकते हो? तो बस ये दोनों नाम आप बता दो और याद भी रखना है इसको, ठीक है। ये पता होने चाहिए आपको कि भाई ये सब आक्रामक प्रजातियां हैं जिसके कारण बहुत नुकसान होता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ये बड़ा चैलेंज बन गया इंडिया के लिए, खतरा ही है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खतरा है, एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है ना, इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो जा रही है, ह्यूमन हेल्थ पर भी रिस्की है क्योंकि एलर्जिक होती हैं ये, इनके कारण जंगल में आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, फॉरेस्ट फायर के चांसेस, है ना, इकोनॉमिक बर्डन तो हो ही रहा है। तो यही सब चीजें हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है वो इनके मैनेजमेंट की बात करता है इंडिया में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने भी इसके बारे में जो है वो चर्चा करी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना ही था इसी वाला टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर कि अर्ली डिटेक्ट करो, इसको कंट्रोल करने पर फोकस करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, क्योंकि ये नुकसान बहुत ज्यादा करती है ये। टाइफून्स, टाइफून्स के बारे में इसका आंसर तो आप ही देंगे आप, क्योंकि ये टॉपिक साइक्लोन, टाइफून्स ये सब आपको जो है वो पढ़ना होता है। पहला स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट जो है वो क्यों है? क्योंकि टाइफून्स जो है ये पूरे वेस्ट पैसिफिक ओशियंस में बनते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशियन में इनको साइक्लोन्स कहा जाता है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, विली विली भी एक नाम इनका हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब तवी रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका जो है वो आंसर देने की। कहां से ओरिजिनेट होती है नदी, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर की है ये तवी नदी, कल्पस कुंड पे ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल सही पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तवी झेलम को नहीं ज्वाइन करती है, बल्कि वो चेनाब नदी में जो है वो तावी जो है वो चेनाब नदी को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, ना कि रावी को, ना कि झेलम को, सॉरी। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है क्योंकि लगातार साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना इसका आंसर देने की। कल संडे है, आज ही लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा और कल संडे वाले दिन आपको जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो दे दिए जाएंगे। और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, और ये हमारे कोर्सेज हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पर 0 से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। चलिए मैं मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल।